हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री के चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का एक और नया टॉपिक, और वो न्यू टॉपिक है होमोलोगस सीरीज। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात करी थी फंक्शनल ग्रुप्स के ऊपर। हर एक ग्रुप को हमने एकदम डिटेल में जाकर के बेटा समझा था। इनफैक्ट एक फंक्शनल ग्रुप का पेरेंट कार्बन चेन के साथ अटैचमेंट कैसे होता है, हमने ये तक सब कुछ समझ लिया था। तो यार, इतना सब कुछ पढ़ने के बाद अब हम फाइनली बात कर सकते हैं होमोलोगस सीरीज़ के ऊपर। तो बस यही है हमारे आज के लेक्चर का टारगेट। होपफुली आप सबको समझ में आया होगा। तो अब एक काम करते हैं, अपने इसी टारगेट को अचीव करने के लिए आइए करते हैं सेशन की शुरुआत। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू अड्डा 24/7 फाउंडेशन चैनल। और हाँ, इस बार का टारगेट आप सभी को याद है कि नहीं? इस बार हम सभी को मिल करके करने हैं क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स में 95% पार। तो आइए उसी की तैयारी में हम बिल्कुल अभी से लग जाते हैं और अपने आज के इस लेक्चर को भी हम शुरू फाइनली कर ही लेते हैं। ओके डोकी, चलो बेटा आ जाओ। अब यार देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया और आपको वैसे भी पता होना चाहिए कि प्रीवियस लेक्चर में हमने बात करी थी फंक्शनल ग्रुप्स के ऊपर। यानी कि पिछले लेक्चर की पूरी कहानी को पढ़ने के बाद, समझने के बाद कहीं ना कहीं हम सबको एटलीस्ट ये तो रियलाइज़ हो ही चुका है, हम सबको कम से कम ये तो समझ में आ ही चुका है कि एक कंपाउंड के पास उसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उस कंपाउंड में प्रेजेंट फंक्शनल ग्रुप के कारण। ये मैंने क्या बोल दिया, एक बार फिर से सुनो बेटा। मैंने बस इतना सा बोला है कि एक कंपाउंड के पास उसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो होती हैं उस कंपाउंड में प्रेजेंट फंक्शनल ग्रुप के कारण। एग्जाम्पल से समझते हैं, जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, देखो मान लो बेटा मेरे पास एक कंपाउंड है, उसका नाम है मीथेनॉल। ठीक है, अब मैं आपसे सवाल पूछती हूँ कि बेटा ज़रा मुझे ये बता दो कि इस मीथेनॉल कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो आप बोलोगे कि मैम मीथेनॉल नाम से समझ में आ रहा है कि इसमें हमें मिलेगा अल्डिहाइड ग्रुप, यानी कि CHO ग्रुप मैम इसमें पाया जाएगा। मैंने बोला डन, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। ठीक है, अब आगे की बात सुनो। मतलब सवाल का जवाब तुमने दे दिया, अब तुम आगे की बात सुनो। आगे की बात बेटा ये है कि इस मीथेनॉल के पास, ये जो कंपाउंड है ना मीथेनॉल बेटा, इसके पास जो भी प्रॉपर्टीज होंगी वो पता है किसके कारण होंगी? इसमें प्रेजेंट अल्डिहाइड ग्रुप के कारण, CHO ग्रुप के कारण। भाई तुम ही ने बोला कि मैम आपके पास ये जो कंपाउंड है ना, इसमें अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप पाया जाएगा या जुड़ा हुआ है, CHO ग्रुप इसमें जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि इसके पास जो भी प्रॉपर्टीज होंगी, मिथेनॉल के पास जो भी प्रॉपर्टीज होंगी वो किसके कारण होंगी? अल्डिहाइड ग्रुप के कारण, इस CHO ग्रुप के कारण। राइट? देखो यार, ऐसा है, ये बात तो अपन ने पिछले लेक्चर में भी पढ़ी थी कि एक कंपाउंड से जो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है ना, वो ग्रुप ही क्या करता है, उस कंपाउंड को उसकी प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करता है। तो बेटा ये बात तो अपन ने पिछले लेक्चर में करी थी, उसी बात को अपन आज क्या कर रहे हैं, घुमा करके पढ़ रहे हैं और कुछ नहीं, घुमा करके बोल रहे हैं। बात तो वही है, चक्कू तरबूज पे मारो, ये तरबूज चक्कू पे मारो, अरे कटेगा तो तरबूज ही ना। तो यहाँ पर भी तो वही बात बोल रही हूँ मैं। और क्या बोल रही हूँ कि एक कंपाउंड के पास उसकी जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं उस कंपाउंड में प्रेजेंट उसके फंक्शनल ग्रुप के कारण होती हैं। कि मीथेनॉल के पास जो भी प्रॉपर्टीज होंगी वो किसके कारण होंगी? अल्डिहाइड ग्रुप के कारण, जो उसमें CHO ग्रुप लगा हुआ है ना, उसके कारण। ठीक है, एक और एग्जांपल ले ले बेटा। मेरे पास ना एक और कंपाउंड है जिसका नाम है इथेनॉल। एक और कंपाउंड है, मैं रिच हूँ ना तो मेरे पास बहुत सारे कंपाउंड्स हैं। मेरे पास एक और कंपाउंड है इथेनॉल। बताओ जरा इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप पाया जाएगा? तो आप बोलोगे कि मैम नाम से ही समझ में आ रहा है, नल अल अल। इसमें भी हमें मिलेगा अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, यानी कि इसमें पाया जाएगा CHO ग्रुप, इसमें भी। इसका मतलब क्या? आगे की बात सुन लो कि इस इथेनॉल के पास बेटा इसकी जो भी प्रॉपर्टीज होंगी ना वो किसके कारण होंगी? इसमें जुड़े हुए
अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के कारण, CHO ग्रुप के कारण। ठीक है, एक और एग्जांपल बेटा, मेरे पास एक और कंपाउंड है प्रोपेनल, एक और कंपाउंड है प्रोपेनल। ठीक है, ओके। सो एक और सवाल तुमसे मैंने वही वाला पूछ लिया है, एकदम कद्दू सवाल नहीं, फुद्दू सवाल कद्दू सवाल कहाँ से आ गया? हाँ, कि बेटा ज़रा बताओ कि इस प्रोपेनल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप पाया जाएगा? तो आप बोलोगे कि मैम नाम से समझ में आ रहा है प्रोपेनल, नल अल अल अल, इसमें भी क्या होगा? अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप ही होगा, मतलब इसमें भी CHO ग्रुप ही जुड़ा हुआ होगा। इसका मतलब इसके पास, प्रोपेनल के पास, इसकी जो भी प्रॉपर्टीज होंगी वो किसके कारण होंगी? इसमें प्रेजेंट अल्डिहाइड ग्रुप के कारण, CHO ग्रुप के कारण। इजंट इट? चल एक और एग्जांपल, बुरा मत मानना। मेरे पास एक और कंपाउंड है जिसका नाम है ब्यूटेनल। बताओ इसमें कौन सा होगा फंक्शनल ग्रुप? आप बोलोगे कि मैम माफ कर दो, अब तो आपको ये बात पता है कि इसमें होगा अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, यानी कि CHO ग्रुप। इसका मतलब इसके पास जो भी प्रॉपर्टीज होंगी वो किसके कारण होंगी? उसी अल्डिहाइड ग्रुप के कारण, CHO ग्रुप के कारण। ठीक है, बस एक लास्ट एग्जांपल और मुझे लेने दो बेटा। मेरे पास एक और कंपाउंड है जिसका नाम है पेंटेनल। अब इससे पहले कि मैं तुमसे पूछूं, तुम्हें नाराज कर दूं, मैं ही बता देती हूँ कि इसमें भी क्या होगा? अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप ही होगा, CHO ग्रुप ही होगा इसमें भी। और इसके पास जो भी प्रॉपर्टीज होंगी ना पेंटेनल के पास, वो किसके कारण होंगी? उसी CHO ग्रुप के कारण ही होंगी। ठीक है, इतना पल्ले पड़ा। अब सुनो और आगे की बात। इस पूरी लिस्ट को देखने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि चाहे वो मीथेनल हो, इथेनल हो, प्रोपेनल हो, ब्यूटेनल हो और पेंटेनल हो, मैं तो कहती हूँ और आगे भी अपन जा सकते हैं पर जाएंगे नहीं। इस पूरी लिस्ट को देखने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि यार ये जितने भी कंपाउंड्स यहाँ पर मैंने लिखे हैं, इन सब में सेम फंक्शनल ग्रुप पाया जा रहा है, अल्डिहाइड ग्रुप, CHO ग्रुप। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये बेटा कि ये सब के सब अल्डिहाइड्स हैं, है कि नहीं? तुम्हारे दिमाग की बत्ती जली थी कि नहीं जली थी? जलनी चाहिए थी यार, कि मैम क्या बोलते हैं, मीथेनल, इथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल, मैम इन सब में तो सेम फंक्शनल ग्रुप पाया जा रहा है, CHO ग्रुप, अल्डिहाइड ग्रुप। इसका मतलब ये सब के सब क्या है? अल्डिहाइड्स हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूं, दे ऑल हैव सेम फंक्शनल ग्रुप। इसका मतलब क्या? बत्ती और जलनी चाहिए दिमाग की। इसका मतलब मैम ये है कि इन सभी कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज भी एक जैसी होनी चाहिए। भाई हम चिल्ला करके पिछले लेक्चर से आज के लेक्चर में हम यही तो बोलते आ रहे हैं ना कि एक कंपाउंड से जो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है वही क्या करता है? उस कंपाउंड को उसकी प्रॉपर्टीज देता है। तुम दिल पर हाथ रख करके बताओ कि प्रोपेनल के पास जो उसकी प्रॉपर्टीज है, मुझे नहीं पता क्या क्या है, पर जो भी प्रॉपर्टीज हैं प्रोपेनल के पास, वो क्यों है, किसके कारण है? तो आप बोलोगे कि मैम उसमें जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है ना, अल्डिहाइड ग्रुप, CHO ग्रुप, उसके कारण है। यही केस इथेनल के साथ है, यही मीथेनल के साथ है, ब्यूटेनल, पेंटेनल, सबके साथ यही। इसका मतलब क्या कि जब इन सारे कंपाउंड्स में बेटा सेम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, CHO ग्रुप प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या कि इन सभी के बच्चों प्रॉपर्टीज भी तो एक जैसी होनी चाहिए ना। जब एक कंपाउंड को उसकी प्रॉपर्टीज मिल रही हैं उसके फंक्शनल ग्रुप से, तो आप चाहे कितनी भी लंबी लिस्ट क्यों ना लेकर के आ जाओ कंपाउंड्स की जिनके पास सेम फंक्शनल ग्रुप हैं, तो बेटा उन सारे कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज होंगी, अरे वो भी तो एक जैसी होंगी ना। यही तो मैं तुमको बताना चाह रही हूं। अब केमिस्ट्री में देखो क्या होता है कि वो सारे कंपाउंड्स जो सेम मतलब वो सारे कंपाउंड्स जिनके पास सेम फंक्शनल ग्रुप होते हैं, तो जाहिर सी बात है वो सेम प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करेंगे। तो वो सारे कंपाउंड्स जो सेम प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करते हैं ना बेटा, उन्हें पढ़ना पड़ता है। और उस स्टडी को इजी और कन्वीनियंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि सिमिलर प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करने वाले उन सारे कंपाउंड्स को हम एक सीरीज में अरेंज कर देते हैं। क्योंकि देखो इन सब के बारे में हमें पढ़ना है, हमें मीथेनल के बारे में भी पढ़ना है, इथेनल के बारे में भी पढ़ना है, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, हम सबके बारे में पढ़ना है, सारे कंपाउंड्स के बारे में हमें पढ़ना है। और इनकी खास बात क्या है कि इनके पास सेम फंक्शनल ग्रुप है, तो इनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं। तो ऐसी जो सिमिलर प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करने वाले बेटा
जो क्या बोलते हैं कंपाउंड्स होता है ना, उनको हम क्या करते हैं केमिस्ट्री में, मतलब उनकी स्टडी को इजी और आप बोल सकते हो कि कन्वीनियंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि उन सभी को हम एक सीरीज में अरेंज कर देते हैं, एक सीरीज में उठा करके हम अरेंज कर देते हैं। पर कैसे? मतलब ठीक है, मान लिया कि हाँ कुछ हैं कंपाउंड्स जिनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं, उनको हमें एक सीरीज में अरेंज करना है, पर कैसे, किस तरह अरेंज करना है? बस हवा में कि एक तरफ यहाँ पर हमने लिया मीथेनल, वहां हमने ले लिया पेंटेनल, फिर हमने ले लिया प्रोपेनल, फिर हमने ले लिया इथेनल, ऐसा होता है क्या? रैंडमली किसी भी उसमें अरेंज कर देना है क्या? नहीं, एक सही तरीका होना चाहिए उन सारे कंपाउंड्स को एक सीरीज में अरेंज करने का, और वो तरीका क्या होता है? उनके इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास के सीक्वेंस में। और ध्यान रखना, मैंने मॉलिक्यूलर मास बोला है, लेकिन उसमें भी मैंने क्या बोलते हैं उसको, एक पैटर्न बताया है। क्या? इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास के सीक्वेंस में, कि सिमिलर प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करने वाले सारे के सारे कंपाउंड्स को हम एक सीरीज में अरेंज करेंगे, बट कैसे? उनके इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास के सीक्वेंस में। और फिर फाइनली हमारे पास जो एक सीरीज निकल करके आती है, उसी को हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। बड़ा होमो का मतलब ही होता है सेम सेम सेम। तो यहाँ पे सिमिलैरिटी क्या है? सिमिलैरिटी यहाँ पे यही तो है कि हमारे पास जो कंपाउंड्स हैं उन सब के पास क्या है? सेम फंक्शनल ग्रुप है, तो उन सब की प्रॉपर्टीज कई हद तक मैचिंग होगी। तो ऐसे मैचिंग वाली प्रॉपर्टीज जो कंपाउंड्स एग्जिबिट करते हैं, उन कंपाउंड्स को हम क्या करेंगे? उनकी इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मासेस के सीक्वेंस में एक सीरीज में अरेंज कर देंगे, एंड दैट सीरीज विल बी नोन एज होमोलोगस सीरीज। यही मैं तुम्हें बताना चाह रही थी। अच्छा, इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास के सीक्वेंस में अरेंज करने का मतलब क्या है कि हम जो भी बेटा सीरीज बनाएंगे ना, उस सीरीज में सबसे पहला कंपाउंड कौन सा आएगा? जिसका मॉलिक्यूलर मास सबसे कम होगा। सेकेंड नंबर पे वो कंपाउंड आएगा जिसका मॉलिक्यूलर मास पहले वाले से ज्यादा होगा। थर्ड नंबर पर वो कंपाउंड आएगा जिसका मॉलिक्यूलर मास सेकेंड से भी ज्यादा होगा। फोर्थ नंबर पर वो कंपाउंड आएगा जिसका मॉलिक्यूलर मास थर्ड वाले कंपाउंड से भी ज्यादा होगा। मतलब इंक्रीजिंग सीक्वेंस का मतलब तुम लोग समझते हो ना, बस वही बचपन में अपन पढ़ते थे ना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, बस वही है और कुछ नहीं है। एक और एग्जांपल अपन ले सकते हैं अल्कोहल्स का। मेरे पास है मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल। ठीक है, यहीं तक जाते हैं, आगे नहीं जाएंगे वरना तुम लोग गुस्सा हो जाओगे। बेटा ये सब क्या है? अल्कोहल्स हैं। मुझे कैसे पता चला? अरे नाम से ही समझ में आ रहा है ना, ऑल 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 ऑल। ये ऑल सफिक्स किसके लिए लगाते हैं अपन? अल्कोहल्स के लिए ना। मान लो कि मैंने आपसे पूछा कि बेटा जरा मुझे बताओ मीथेनॉल में कौन सा पाया जाएगा फंक्शनल ग्रुप, तो आप बोलोगे कि मैम अल्कोहल, अल्कोहलिक OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना मैम, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। मैम मीथेनॉल में, मैंने आपसे पूछा ना, मतलब मैंने पूछा कि बेटा बताओ मीथेनॉल में क्या पाया जाएगा, तो आपने बोला कि मैम ऑल सफिक्स से समझ में आ रहा है कि इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाया जाएगा, ये एक अल्कोहल है। ओके, पूछा तुमसे मैंने कि बताओ इथेनॉल में क्या पाया जाएगा, तो आप बोलोगे कि मैम इसमें भी ऑल है, यानी कि इसमें भी हमें क्या मिलेगा? हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिलेगा। मैम ये भी अल्कोहल है, बिल्कुल ये अल्कोहल है, इसको पीने में मजे आती है, नशे आते हैं, और इसको पीने में सीधे इतने मजे आते हैं कि दुनिया से ही निकल लेते हैं, है ना। प्रोपेनॉल, इसमें भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये भी अल्कोहल है। ब्यूटेनॉल में भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये भी अल्कोहल है। पेंटेनॉल में भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप, बेटा ये भी अल्कोहल है। मतलब इन सभी की प्रॉपर्टीज लगभग क्या होंगी? एक जैसी होंगी। क्यों? इन सब में सेम फंक्शनल ग्रुप पाया जा रहा है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ये सब के सब क्या है बेटा? अल्कोहल्स हैं। तो अब मैं क्या करूंगी? इनको इनके इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास के सीक्वेंस में अरेंज कर दूंगी। भाई इन सब की प्रॉपर्टीज एक जैसी है ना, तो मुझे इनकी स्टडी को कन्वीनियंट बनाना है, तो मैं क्या करूंगी? एक सीरीज में इनको मैं अरेंज करूंगी। पर कैसे है? मैं कैसे जो है ना इनको सेम सीरीज में, आप बोल सकते हो कि मतलब एक ही इनको मैं सीरीज में अरेंज करूंगी, बट हाउ, कैसे? तो इनको इनके इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास के सीक्वेंस में मैं अरेंज करूंगी। तुम लोग मॉलिक्यूलर मास का मतलब जानते हो ना क्या होता है? एक बेटा मॉलिक्यूल का जो मास होता है दैट इज मॉलिक्यूलर मास, 9th तुम लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैम एक मॉलिक्यूल को मास कहाँ से मिलता है? तो बेटा उस मॉलिक्यूल में
जो एटम्स होते हैं प्लस जो जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं ना, उन एटम्स के मास को आप क्या कर दो, कंबाइन कर दो, तो वो मॉलिक्यूल का मास आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ, जैसे कि मेरे पास है मीथेनॉल CH3OH। बेटा ये फॉर्मूला होता है किसका, मीथेनॉल का। कैसे आया देखो, अपन ने पिछले लेक्चर में अल्कोहल्स बनाने सीखे थे ना, ये रहा मीथेन, ठीक है, ये रहा मीथेन, इसमें एक जो हाइड्रोजन एटम है इसको हटा दो और इसकी जगह पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दो, तो ये क्या बन जाएगा, मीथेनॉल बन जाएगा, ठीक है। तो C3OH है ना, कार्बन हाइड्रोजन के 3 एटम्स और साथ में क्या आ गया, OH आ गया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गया, ठीक है। अब इसका अपन मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, देखो इस मॉलिक्यूल में बेटा कार्बन का 1 एटम है, ऑक्सीजन का 1 एटम है और हाइड्रोजन के टोटल 4 एटम्स है, 3 ये प्लस 1, ठीक है। कार्बन के 1 एटम का मास कितना होता है, 12U। कार्बन के 1 एटम का मास कितना होता है, 12U। ऑक्सीजन के 1 एटम का मास कितना होता है, 16U। हाइड्रोजन के 1 एटम का मास कितना होता है, 1U। यहां पर 4 है तो 4 × 1 कर देना, मतलब टोटल जो हाइड्रोजन एटम्स हैं 4, उनके एटॉमिक मासेस कितने आ जाएंगे, टोटल 4U आ जाएंगे, ठीक है। तो एक हो गया कार्बन का, एक हो गया 16 का, एक मतलब एटम हो गया ऑक्सीजन का, ठीक है, और 4 एटम्स हो गए हाइड्रोजन के। तो अब इन सारे मासेस को बेटा ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 16 + 4 कितना होता है, 20, 20 + 12 कर दो, ठीक है, 20 + 12 कर दो, कितना आ जाएगा, 32U। तो ये आ गया बेटा मिथेनॉल के एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास। आगे निकालना, कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं, एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स हैं उन सभी आप बोल सकते हो कि एटम्स के जो एटॉमिक मासेस हैं उनको आप ऐड कर दो, सम कर दो, तो क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूल का मास आ जाएगा, ठीक है। चलो अब बेटा मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूंगी, पीछे कहाँ, पिछले जन्म में नहीं, ये देखो ये लिस्ट उस दिन मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताई थी, ठीक है ना, ये सारे अल्कोहल्स हैं बेटा, मीथेनॉल अल्कोहल्स हैं, मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, आगे भी है क्या, हाँ बस इतना ही है, ठीक है। अब अपन इनके मॉलिक्यूलर मासेस बेटा निकालते जाते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, इन सभी को एक सीरीज में डालना है, उनके इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मासेस के सीक्वेंस में। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें, इन सबके बेटा रिस्पेक्टिव आप बोल सकते हो कि मॉलिक्यूलर मासेस निकालने पड़ेंगे, तब जा करके तो अरेंज कर पाएंगे ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो मीथेनॉल का तो हमने अभी भी निकाला, बेटा मैं गलती से कहीं मीथेनॉल तो नहीं बोल रही हूँ, बार बार मैं मीथेनॉल बोलना चाह रही हूँ, ठीक है ना। CH3OH कहाँ गया, है ना ये, तो इसका अपन ने अभी भी निकाला कितना, 32U, ठीक है। आ जाओ अब अपन निकालते हैं किसका बेटा, इथेनॉल का, इथेनॉल का, आई एम रियली वेरी सॉरी, बार बार अल आ रहा है, अल नहीं बेटा, ऑल। मीथेनॉल का आ गया, इथेनॉल का भी निकाल लेते हैं, आ जाओ इसका आ गया 32U, ठीक है। इथेनॉल क्या होता है फॉर्मूला, C2H5OH। कैसे बनाएंगे, कार्बन के 2 एटम, मेन अपन इथेन लेंगे, फिर एक हाइड्रोजन एटम को हटा करके उसकी जगह पे OH ग्रुप जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा, C2H5OH, ठीक है। चलो C2H5OH, कार्बन के 2 एटम्स हैं, है ना, एक एटम का मास कितना होता है, 12, तो 2 का कितना हो जाएगा, 24U। ऑक्सीजन का तो एक ही एटम है, तो वो तो 16U, मामला सेट है इसका। हाइड्रोजन के 6 एटम्स हैं, एक का मास कितना होता है, 1U, तो 6 का कितना हो जाएगा, 6U। अब ऐड कर दो बेटा इन सबको, 24, 16 और 6, 6 और 4 10, 10 और 6 16, 3 4 46U। तो बेटा यहाँ पर आ जाएगा कितना, 46U। इसको मैं हटा दूँ, ये तो जगह नहीं मिलेगी अपन को, 40 है कितना था, हाँ 46U, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज प्रोपेनॉल। कैसे बनाएंगे, कार्बन के 3 एटम्स, सबको पहले जोड़ दो सिंगल बॉन्ड से, फिर और जोड़ दो हाइड्रोजन एटम्स के साथ, फिर क्या करेंगे, एक H एटम हटा करके उसको जोड़ दो OH के साथ, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ, तो क्या बन जाएगा, वो प्रोपेनॉल बन जाएगा, ठीक है। चलो अब इसको हटाते हैं अपन, फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा, C3
H7OH, C3H7OH, ठीक है। निकालेंगे मोलिकुलर मास। कार्बन के 3 एटम्स हैं, एक का मास होता है 12U, तो 3 का कितना हो जाएगा 36, ठीक है। अरे भाई 3 एटम्स है ना कार्बन के, एक का मास होता है 12, तो 3 का कितना हो जाएगा 12 × 3 36U। ऑक्सीजन का तो चलो एक ही एटम है, उसका मामला सेट है। हाइड्रोजन के 7 है, 8 हैं, एक का मास होता है 1U, तो 8 का कितना हो जाएगा 8U, ठीक है। अब सबको ऐड कर दो, 36U, 16U एंड 8U। अभी कितना हो गया, ऐड करो, 6 और 6 12 और 8 20, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 5 और 6 60, तो ये आ गया बेटा 60U, ठीक है। आगे बढ़े, प्रोपेनॉल का मॉलिक्यूलर मास आ गया बेटा 60U, ठीक है। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी, ब्यूटेनॉल की। फॉर्मूला क्या है, बनाना आ गया ना, कैसे बनाएंगे। अब सीधा अपन फॉर्मूला देखते हैं, C4H9OH। अब देखो यार कितना ऐड करेंगे, हैं कितना ऐड करेंगे, ऐसा नहीं लग रहा कि मैम करते ही जा रहे हैं, कुछ शॉर्ट ट्रिक नहीं है क्या। हाँ है ना, जो बिल्कुल उसके नेक्स्ट ऊपर वाला बेटा जो कंपाउंड है जिसका मास अपन ने निकाला है प्रोपेनॉल का 60U, इसमें काम करो, तुम इसमें 14 ऐड कर दो, 14 ऐड कर दो, ठीक है। तो आप बोलोगे कि मैम 14 ऐड करने के बाद कितना आएगा 4 और 74U, तो बेटा इसका ब्यूटेनॉल का मास पता है कितना होगा 74U। ये ट्रिक वैसे बाद में बतानी चाहिए, लेकिन मैं पहले बता रही हूँ, बस सुन लो अभी के लिए, ठीक है। पेंटेनॉल के लिए पता है मैं क्या करूँगी, चलो अब एक काम करते, अभी तो मत देखो, ठीक है ना। तुम बस इतना देखो कि हाँ मिथेनॉल का 36U है, इथेनॉल का 46 है, प्रोपेनॉल का 60U है, ब्यूटेनॉल का कितना आ गया 74U। और अभी मैं तुमको पेंटेनॉल का भी, हाँ जी पेंटेनॉल का भी तुमको मैं बता देती हूँ अभी कितना आएगा। इसका आएगा बेटा 88U, ठीक है। अरे पूरा ही बढ़ गया, इसका आ गया 74U और इसका आ गया 88U। ट्रिक जो है वो बाद में बताऊंगी, अभी नहीं बता रही, वरना तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। और बेटा ये U है, ठीक है ना, इसको तुम 4 मत समझना, ये U है। अब देखो मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल और पेंटेनॉल, इन सभी के मॉलिक्यूलर मासेस अपने सामने आ गए हैं। अब अपन क्या करेंगे, इनको इनके इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास के सीक्वेंस में अरेंज कर देंगे। मतलब कि सबसे ऊपर क्या आएगा, वो कंपाउंड या वो कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर मास सबसे कम है। किसका कम है, मिथेनॉल का। उसके बाद किसको रखेंगे, इथेनॉल को। क्यों, क्योंकि इसका जो मास है वो मिथेनॉल से तो ज्यादा है, लेकिन बाकी सबसे क्या है, कम है, तो इसको अपन लिख देंगे कहाँ, सेकेंड नंबर पे। फिर लिखेंगे प्रोपेनॉल, क्यों, इसका जो मास है वो इथेनॉल से भी ज्यादा है लेकिन ब्यूटेनॉल से कम है, तो इसको अपन ब्यूटेनॉल के पहले लिखेंगे और इथेनॉल के बाद, यानी कि तीसरे नंबर पे कौन आ जाएगा, प्रोपेनॉल। फोर्थ पे आएगा कौन, ब्यूटेनॉल, और फिफ्थ पे आएगा कौन, पेंटेनॉल। इसका मतलब क्या, ऑलरेडी हमारे यहाँ पर जो एल्कोहल्स हैं वो उनके इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मासेस के सीक्वेंस में अरेंज्ड हैं। तो बेटा ये जो आपको सीरीज मिली है जहां पर एल्कोहल्स उनके इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मासेस के सीक्वेंस में अरेंज्ड है, इसी सीरीज को बेटा हम बोलेंगे होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कोहल्स। बस इतनी सी बात थी, समझ में आया होमोलोगस सीरीज का मतलब क्या होता है। कुछ नहीं, जो सेम प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करने वाले या सेम फंक्शनल ग्रुप्स कैरी करने वाले जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम उनके इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मासेस के सीक्वेंस में जब एक सीरीज में अरेंज कर देते हैं तो उस सीरीज को अपन क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप। कि एल्कोहल्स हैं तो एल्कोहल्स की होमोलोगस सीरीज, अल्डिहाइड तो अल्डिहाइड की होमोलोगस सीरीज, कार्बोक्सिलिक एसिड होता फंक्शनल ग्रुप तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स की क्या होती बेटा, होमोलोगस सीरीज होती। ठीक है, आ जाओ यहां तक अपन रीड कर लेते हैं। Chemical properties of an organic compound depends upon the functional group it contains.
जो प्रॉपर्टीज है केमिकल, स्पेसिफिकली यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है कंपाउंड के पास, है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज बेटा जो होती हैं एक कंपाउंड के पास कहाँ से आती हैं, उससे जुड़े हुए फंक्शनल ग्रुप से आती हैं. Thus all the organic compounds with the same functional group have similar properties. For example, chemical properties of methanol, मुझे हर जगह अल्डिहाइड क्यों दिख रहा है? Anyways, methanol, ethanol, propanol, butanol, इन सब की बेटा क्या होंगी? प्रॉपर्टीज सेम होंगी. केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों? क्योंकि इनके पास सेम फंक्शनल ग्रुप है, दैट इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप, राइट? Therefore, to simplify the study of organic chemistry, all organic compounds with the same functional group, वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बेटा जिनके पास सेम फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनको हम उनके इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास सीक्वेंस में एक सीरीज में अरेंज कर देते हैं और उसी सीरीज को अपन क्या बोलते हैं, उस पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप की होमोलोगस सीरीज. अ होमोलोगस सीरीज may be defined as a family of organic compounds having the same functional group, similar chemical properties and successive members of which differ by the unit CH2 और 14 mass units. ये वाला पॉइंट आपको अभी समझ में नहीं आया होगा, लेकिन इतना तो समझ में आ गया ना कि एक होमोलोगस सीरीज क्या होती है, कि वो सारे कंपाउंड्स जिनके पास सेम फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो जाती है और उन्हीं को हम उनके इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास की सीरीज में जब अरेंज कर देते हैं तो उसी सीरीज को अपन बोलते हैं उस पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप की होमोलोगस सीरीज. इतना पल्ले पड़ गया. चलो अब कुछ प्रॉपर्टीज होती है बेटा, या प्रॉपर्टीज नहीं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं होमोलोगस सीरीज के जो बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं. ठीक है ना, आ जाओ, ज्यादा नहीं 6-7 हैं. देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक, ऑल द मेंबर्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ जनरल फॉर्मूला. एक होमोलोगस सीरीज की बेटा मैं 2 या 3 की बात नहीं करूँ, मैं एक ही होमोलोगस सीरीज की बात, जैसे कि मान लो कि अपने पास होमोलोगस सीरीज है अल्केन्स की, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, है ना, डेकेन तक चले जाओ. तो अपने पास क्या है बेटा, अल्केन्स की एक होमोलोगस सीरीज है. तो उस होमोलोगस सीरीज के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको हम एक जनरल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, यही होता है, वेयर n इज इंटीजर. आप डालो पहले n की जगह पे 1, क्या आ जाएगा, C1H2 ब्रैकेट में 1 + 2, कितना हो जाएगा ये, CH2, 2 1 2 + 2 4. तो ये आ गया बेटा पहला मेंबर ऑफ क्या, अल्केन्स की होमोलोगस सीरीज का, दैट इज मीथेन. फिर आप n की जगह पे 2 डाल दो तो आ जाएगा C2H6 यानी कि सेकेंड मेंबर ऑफ अल्केन्स की होमोलोगस सीरीज, दैट इज इथेन. फिर आप n की जगह पे 3 डाल दो, कितना आ जाएगा, C3H8, थर्ड मेंबर ऑफ अल्केन्स की होमोलोगस सीरीज, दैट इज प्रोपेन. फिर आप n की जगह पे 4 डाल दो, कितना आ जाएगा 10H10, ब्यूटेन, फोर्थ मेंबर ऑफ अल्केन्स की होमोलोगस सीरीज. ठीक है, तो पहली कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या हो गई होमोलोगस सीरीज की बेटा, कि जितने भी मेंबर्स, मतलब एक जो होमोलोगस सीरीज होती है उसके जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको अपन एक जनरल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज CnH2, मतलब जैसे अल्केन्स के लिए एग्जांपल ले रहे हैं CnH2n+2 का. अल्कीन्स की होमोलोगस सीरीज है तो उस सीरीज के सारे मेंबर्स को अपन एक जनरल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्या, CnH2n. अल्काइंस की होमोलोगस सीरीज है, अल्काइंस की मिथीन, मिथाइन से शुरू होगी क्या, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, है ना. तो ये सब क्या है, अल्काइंस की बेटा होमोलोगस सीरीज है. तो उस सीरीज के सारे मेंबर्स को हम एक जनरल फॉर्मूला से डिनोट कर पाएंगे, दैट इज CnH2n-2. तो पहली कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी सबको समझ में आई कि एक होमोलोगस सीरीज के सारे मेंबर्स को हम एक जनरल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. आप एग्जाम्पल ले सकते हो अल्केन्स का, अल्कीन्स का, अल्काइंस का. ठीक है, चलो ये कुछ स्ट्रक्चर बेटा बनाए गए हैं अल्केन्स के. ठीक है, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दीज 6 अल्केन्स कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द फॉलो. मॉलिक्यूलर मास बेटा कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बता ही दिया है. ठीक है ना, व्हेन वी पुट, अच्छा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सॉरी, कैसे निकाल सकते हैं, वही कि जब अपन n की जगह पे 1 रख देंगे तो मीथेन आ जाएगा, 2 रख देंगे तो इथेन आ जाएगा, एंड सो ऑन.
इफ वी पुट n की जगह पे 2 तो जनरल फॉर्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगा, अपने पास नेक्स्ट मेंबर आ जाएगा, दैट विल बी इथेन, ठीक है ना। इन दिस वे वी कैन डिराइव द मॉलिक्यूलर फॉर्मूले ऑफ द थर्ड, फोर्थ एंड हायर मेंबर्स ऑफ द होमोलोगस सीरीज। पहली प्रॉपर्टी सबको समझ में आई। अब अपन बात करते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी की। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूले ऑफ एनी टू सक्सेसिव या एडजेसेंट मेंबर्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज डिफर बाय अ CH2 यूनिट। ये खास बात होती है जब अपन बात करते हैं बेटा एक होमोलोगस सीरीज की, है ना। आप बार बार होमोलोगस बेटा सीरीज स्विच मत करना। अगर हम बात कर रहे हैं एल्कोहल्स की होमोलोगस सीरीज की, तो उसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एल्कोहल्स होंगे, वो भी उनके मॉलिक्यूलर मास मतलब इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास के सीक्वेंस में, कि सबसे पहले मिथेनॉल होगा, फिर इथेनॉल होगा, फिर प्रोपेनॉल होगा, फिर ब्यूटेनॉल होगा, फिर पेंटेनॉल होगा, लाइक दैट। अगर हम बात कर रहे हैं अल्डिहाइड्स की, तो अल्डिहाइड्स ही होंगे सबके सब इंक्रीजिंग मासेस के सीक्वेंस में, मीथेनल, इथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल, हेक्सेनल, लाइक दैट। अगर अपन बात कर रहे हैं किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के होमोलोगस सीरीज की, तो सारे के सारे एसिड्स ही होंगे, जैसे कि मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, लाइक दैट। अगर हम बात कर रहे हैं अल्केन्स की, तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, लाइक दैट। अगर हम बात कर रहे हैं अल्कीन्स की, तो इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, लाइक दैट। अगर हम बात कर रहे हैं अल्काइंस की, तो इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, ऐसे। तो मैं जब भी बोलूं कि हम बात कर रहे हैं एक होमोलोगस सीरीज की, तो बेटा एक ही होमोलोगस सीरीज में ही रहना, उचक उचक करके मत जाना कि एक तुमने पढ़ लिया एल्कोहल, एक तुमने पढ़ लिया अल्डिहाइड, एक तुमने पढ़ लिया क्या अल्केन, ऐसा नहीं करना। जो भी यहाँ पर बेटा कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज की बात हो रही है ना, वो एक ही होमोलोगस सीरीज में रह करके तुम्हें समझ में आएगी। कि मैंने बोला कि मान लो कि हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स की एक होमोलोगस सीरीज है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स की एक होमोलोगस सीरीज है, तो उस कार्बोक्सिलिक एसिड के होमोलोगस सीरीज में जितने भी मेंबर्स आ रहे हैं उनको हम एक जनरल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, कि एक होमोलोगस सीरीज में जो सक्सेसिव या जो एडजेसेंट मेंबर्स होते हैं, दे डिफर बाय द यूनिट CH2। इसका क्या मतलब हुआ, मान लो बेटा हम बात कर रहे हैं अल्केन्स के होमोलोगस सीरीज की, ठीक है ना। पहला मेंबर क्या है, मीथेन, दूसरा क्या है, इथेन, तीसरा प्रोपेन, फिर ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, है ना। अब कुछ चलो डेकेन तक जो है ना 10 कार्बन एटम तक तो हम आसानी से जो है ना ले जाएंगे, लेकिन फिर उसके ऊपर फिर मतलब दिक्कत आएगी, है ना। तो इसकी ट्रिक होती है, क्या ट्रिक होती है, आप इस होमोलोगस सीरीज में कोई भी दो सक्सेसिव या एडजेसेंट मेंबर्स ले लो। सक्सेसिव या एडजेसेंट मेंबर्स का मतलब क्या है, आगे पीछे वाले, जैसे कि मीथेन इथेन ले लो, या इथेन प्रोपेन ले लो, या प्रोपेन ब्यूटेन ले लो, या ब्यूटेन पेंटेन ले लो, पेंटेन या हेक्सेन ले लो, आगे पीछे वाले, है ना। ये मत करना कि मैम एक लिया मीथेन दूसरा लेंगे प्रोपेन, ना, आगे पीछे वाले, है ना। जैसे कि आगे मीथेन है, पीछे प्रोपेन है, पीछे वो है इथेन है, तो आप उन दोनों को ले लो। उन दोनों जो सक्सेसिव मेंबर्स होते हैं, जो एडजेसेंट मेंबर्स होते हैं, उनके बीच में डिफरेंस होता है CH2 यूनिट का। कहने का मतलब यह है कि अगर आप मीथेन में एक CH2 जोड़ दोगे तो नेक्स्ट मेंबर आ जाएगा होमोलोगस सीरीज का, एंड दैट इज इथेन। बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं किस तरीके से, कि आपको जो है होमोलोगस सीरीज का पहला मेंबर दे दिया जाता है, किसी होमोलोगस सीरीज का आपको पहला मेंबर दे दिया जाता है, और आपसे बोलते हैं कि इसका तीसरा और चौथा मेंबर क्या होगा, उसका फॉर्मूला लिख करके बताइए। जैसे कि मान लो कि आपको सवाल दिया है, ठीक है, आपको सवाल दिया है कि कोई आपके पास होमोलोगस सीरीज है, आपके पास कोई होमोलोगस सीरीज है और उसका पहला मेंबर क्या है, CH4 है। तो समझ में आ रहा है कि हाँ भाई अल्केन्स की होमोलोगस सीरीज की बात चल रही है, ठीक है। मतलब अभी बहुत बेसिक सवाल दे रही हूँ मैं, ऐसे इस पैटर्न के सवाल आते हैं कि आपको जो है सीरीज का पहला मेंबर दिया है, अब आप इसका तीसरा और चौथा मेंबर बताइए कौन सा होगा। तो आप तीसरे और चौथे तक कैसे जाओगे, कुछ नहीं करना है, बस एक बार CH2 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, सेकेंड मेंबर आ जाएगा होमोलोगस सीरीज का। तो वो तीसरा और चौथा बताना है, तो कैसे बताओगे, अब सेकेंड वाले में फिर से CH2 ऐड कर दो, तो अब कार्बन के देखो, पहले कार्बन का एक एटम था, CH2 ऐड किया तो 2 कार्बन के एटम्स हो गए,
हाइड्रोजन के पहले 4 एटम्स थे, 2 ऐड करो तो 6 हो गए। अब तुम इस वाले में एक और CH2 ऐड कर दो तो कार्बन के 3 एटम्स हो जाएंगे और हाइड्रोजन के 8 एटम्स हो जाएंगे। तो ये आ गया आपका तीसरा मेंबर होमोलोगस सीरीज का जो आपसे पूछा गया है। इसमें आप एक CH2 और ऐड कर दो तो अब कार्बन के टोटल 4 एटम्स हो जाएंगे और हाइड्रोजन के 10 हो जाएंगे। तो ये आ गया बेटा आपके होमोलोगस सीरीज का चौथा मेंबर। तो इस तरह के सवाल बनते हैं कि किसी भी होमोलोगस सीरीज का रैंडमली आपको हो सकता है कि सेकंड या थर्ड मेंबर दे दिया जाए। रैंडमली आपको किसी होमोलोगस सीरीज का थर्ड या सेकंड या थर्ड मेंबर दे दिया जाए और आपसे पूछे कि जरा बताओ आगे का जो मेंबर होगा होमोलोगस सीरीज का, जो नेक्स्ट कंपाउंड होगा, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। तो आप क्या करोगे कि जो कंपाउंड आपको दिया हुआ है, सपोज यहां पर मीथेन दिया था, तो हमने क्या करा, इसका नेक्स्ट हायर कंपाउंड का फॉर्मूला निकालने के लिए हमने इसमें एक CH2 यूनिट ऐड कर दी, तो नेक्स्ट फॉर्मूला आ गया कंपाउंड का। अच्छा, पीछे भी जा सकते हैं, जैसे कि मान लो कि क्या बोलते हैं अल्कीन्स की होमोलोगस सीरीज की बात चल रही है, ठीक है, और तुमको जनरल फॉर्मूला पता है क्या होता है, N की जगह पे सपोज तुमने रखा 3, ठीक है, तुमको ये फॉर्मूला दिया हुआ है, तुमको एक होमोलोगस सीरीज के मेंबर का ये वाला फॉर्मूला दिया हुआ है और तुमसे पूछा है कि बताओ इसके एक पहले वाले कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा। नहीं समझ में आई बात? देखो, अल्कीन्स की यहां पर बेटा बात हो रही है और तुमको मैं पहले ही बता चुकी हूं कि अल्कीन्स के लिए कम से कम किसी भी मतलब लोएस्ट पॉसिबल मेंबर जो होता है अल्कीन फैमिली का, उसमें 2 कार्बन एटम्स तो होने ही चाहिए। मतलब इथीन से हम शुरू करेंगे, ठीक है, तो इथीन क्या हो जाएगा, पहला मेंबर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा, प्रोपीन। अरे C3 है ना, 3 कार्बन एटम्स के लिए अपन क्या यूज करते हैं, रूट वर्ड प्रोप, तो ये प्रोपीन है। इसके पहले इथीन होगा, तो इथीन क्या होगा, पहला मेंबर होगा इस होमोलोगस सीरीज का, प्रोपीन दूसरा होगा, थर्ड मेंबर क्या होगा, ब्यूटीन होगा, ठीक है। तो तुम्हें सवाल कैसा आया है कि भाई तुम्हें एक होमोलोगस सीरीज दी हुई है, तुम्हें एक होमोलोगस सीरीज दी हुई है और उसका तुम्हें सेकंड मेंबर ये दिया हुआ है प्रोपीन C3H6, और तुमसे बोला है कि इसके एक पहले जो मेंबर आएगा उसका फॉर्मूला लिखो। तो कैसे लिखोगे, इसमें CH2 माइनस करोगे, C3H6 में से एक CH2 बेटा माइनस कर देना, कितना बन जाएगा, कार्बन के 3 एटम से 1 माइनस कर दो 2 हो जाएंगे, हाइड्रोजन के 6 एटम्स हैं, 2 माइनस कर दो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, तो C2H4 बेटा तुम्हारा आ जाएगा इथीन। और अगर तुमसे पूछा जाता कि एक आगे के मेंबर का फॉर्मूला बताओ तो क्या करते, तो फिर तुम इसमें एक CH2 ऐड करते, तो तुम्हारा C3, इसमें तुम एक CH2 बेटा ऐड करते तो कितना आ जाता, C4H8, ब्यूटीन आ जाता। बात आई समझ में कि नहीं आई? द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ये बोलती है होमोलोगस सीरीज की कि दो जो एडजेसेंट या सक्सेसिव मेंबर्स जो होते हैं उनके बीच में डिफरेंस होता है एक CH2 यूनिट का, कि अगर आपने पहले वाले में एक CH2 ऐड कर दिया, पहले वाले मेंबर में या कोई से भी मेंबर ले लो, एक पहले वाले मेंबर में यदि आपने एक CH2 यूनिट ऐड कर दिया बेटा तो नेक्स्ट मेंबर आ जाता है। और ये सारी होमोलोगस सीरीज के लिए सेम है, चाहे वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स की हो, चाहे वो अल्डिहाइड्स की हो, चाहे वो अल्कोहल्स की हो, चाहे वो अल्केन्स की हो, अल्कीन्स की हो, किसी की भी क्यों ना हो बेटा। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी यही है कि सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में डिफरेंस होता है एक CH2 यूनिट का, कि अगर आप एक मेंबर में CH2 ऐड कर दोगे यूनिट तो नेक्स्ट हायर मेंबर जो है वो आ जाएगा, और अगर आपने एक मेंबर में से एक CH2 यूनिट माइनस कर दी, यहां पर आपने माइनस करा था, तो आपके पास इसके पहले वाला मेंबर आ जाएगा। तो सवाल दोनों ही तरह के बनते हैं कि एक मेंबर आपको दे दिया होमोलोगस सीरीज का, अब आपसे पूछा कि इसके पहले कौन सा मेंबर आएगा, उसके बाद कौन सा मेंबर आएगा, तो बाद के लिए क्या करोगे, CH2 ऐड करोगे और पहले वाले मेंबर को बताने के लिए एक CH2 यूनिट माइनस कर दोगे। ठीक है, अब अगर तुम्हें यह समझ में आया बेटा तो फिर तुम्हारे लिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी को समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये बोलती है, क्योंकि हमें यह समझ में आ गया ना कि जो होमोलोगस सीरीज होती है उसमें दो जो एडजेसेंट मेंबर्स होते हैं उनके बीच में एक CH2 यूनिट का फर्क होता है। अब उसी को तुम मास के टर्म्स में बोलो कि एक होमोलोगस सीरीज में
दो एडजेसेंट मेंबर्स या सक्सेसिव मेंबर्स के मॉलिक्यूलर मासेस के बीच में डिफरेंस होता है 14 यूनिट का या 14 यू का। आप बोलोगे कि मैम कैसे, ऐसे कैसे? तो देखो वापस आते हैं अपन अपने इस एग्जाम्पल पे। मान लो कि ये अपने पास क्या है, अल्कीन्स की होमोलोगस सीरीज है, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, अभी अपन इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तुम चाहो तो लो पेंटीन तक जा सकते हो ताकि तुम्हें समझ में आए चीजें, ठीक है। अब देखो हमने पहले ही बोल दिया कि भाई दो सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में डिफरेंस कितना होता है, CH2 यूनिट का होता है। यानी कि अगर हमें इथीन से प्रोपीन जाना है तो हम क्या करेंगे, एक CH2 ऐड करेंगे, है ना। अगर हमें इथीन से प्रोपीन आना है बेटा, नेक्स्ट हायर मेंबर की बात हो तो CH2 ऐड करना पड़ता है, पीछे जाना हो तो CH2 माइनस करेंगे, ठीक है। तो अगर हमें इथीन से प्रोपीन में जाना है तो हम क्या करेंगे, एक CH2 यूनिट ऐड करेंगे। बेटा एक CH2 यूनिट का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, कार्बन का एक एटम का मास 12U, यहाँ पे हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं तो दोनों का मास कितना हो जाएगा, 2U, ऐड कर दो कितना हो जाएगा, 14U हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यानी कि एक CH2 यूनिट का जो बेटा मास है वो कितना होता है, 14U होता है। तो अगर आप इथीन C2H4 है ना, तो कार्बन के दो एटम्स हो जाएंगे यानी कि 24U, और हाइड्रोजन के 4 यानी कि 28U, ठीक है। तो इथीन का मास कितना आ गया बेटा, 28U। अब इथीन से यदि हमें प्रोपीन में जाना है तो हम क्या करते हैं, CH2 यूनिट ऐड करते हैं। वहीं अगर मुझे इथीन के मॉलिक्यूलर मास से बेटा प्रोपीन के मॉलिक्यूलर मास पे जाना है तो मैं क्या करूंगी, मैं इसमें CH2 यूनिट का जो मास है ना 14U, ये मैं ऐड कर दूंगी तो कितना आ जाएगा, 42U आ जाएगा। यानी कि ये आ जाएगा प्रोपीन का मॉलिक्यूलर मास। मैंने क्या बोला, अगर तुम्हें ये चीज समझ में आ गई ना कि तुम्हें किसी होमोलोगस सीरीज के एक मेंबर का वो दिया हुआ है, फॉर्मूला दिया हुआ है, और तुमसे पूछे कि इसके पहले वाले मेंबर का फॉर्मूला क्या होगा, उसके बाद वाले मेंबर का, तो तुम क्या करोगे, पहले वाले का निकालने के लिए एक CH2 यूनिट माइनस करोगे, बाद का निकालने के लिए एक CH2 यूनिट ऐड करोगे। अगर तुम्हें यह समझ में आ गया तो फिर तुम्हारे लिए ये समझना मुश्किल की बात नहीं है। जब हम साफ साफ कह रहे हैं कि एक होमोलोगस सीरीज के सक्सेसिव मेंबर्स जो होते हैं वो एक CH2 यूनिट से डिफर करते हैं, इसका मतलब क्या कि उनके मासेस में भी डिफरेंस होगा। एक होमोलोगस सीरीज के दो मेंबर्स के बेटा सक्सेसिव मेंबर्स के मॉलिक्यूलर मासेस में भी डिफरेंस होगा। कितना डिफरेंस होगा, 14U के बराबर। क्यों, क्योंकि दो मेंबर्स जो है सक्सेसिव वो डिफर कर रहे हैं बाय द यूनिट ऑफ CH2। तो इस CH2 यूनिट के बराबर, इस CH2 यूनिट के मॉलिक्यूलर मास के ही बराबर क्या होगा, दो सक्सेसिव मेंबर्स के मॉलिक्यूलर मासेस में डिफरेंस होगा 14U का। इसीलिए जब अपन ये एग्जाम्पल ले रहे थे तो मैंने कहा था ना कि क्या बोलते, कहाँ गया ये, यहाँ पर ये मासेस मैंने कैसे निकाले थे आखिरी की दो, 74 और 88, क्योंकि पूरी बेटा होमोलोगस सीरीज थी अल्कोहल की। मिथेनॉल में आप एक CH2 ऐड कर दो तो आपके पास आएगा इथेनॉल। इथेनॉल में एक CH2 ऐड कर दो तो आ जाएगा प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल में एक CH2 तुम ऐड कर दो तो तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, ब्यूटेनॉल। चाहो तो करके देख सकते हो। प्रोपेनॉल का फॉर्मूला क्या है, C3H7OH। इसमें तुम एक CH2 यूनिट ऐड कर दो, ठीक है। तो OH तो बेटा OH वो तो फंक्शनल ग्रुप है तो वो तो अलग रहेगा। कार्बन का के 3 एटम पहले से हैं, एक और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, C4। हाइड्रोजन के 7 पहले से हैं, 2 और जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, H9। तो C4H9OH क्या आ जाएगा बेटा, ब्यूटेनॉल का फॉर्मूला आ जाएगा। इसमें आप एक CH2 ऐड कर दो और किसमें, ब्यूटेनॉल में, तो नेक्स्ट मेंबर तुम्हारे पास आ जाएगा C5H11OH, यानी कि तुम्हारे पास आ जाएगा पेंटेनॉल, ठीक है। अब इनके मॉलिक्यूलर मासेस के लिए अपन क्या कर सकते हैं, जैसे कि मेरे पास मिथेनॉल का है, मुझे चाहिए नेक्स्ट हायर मेंबर का मास, मैं क्या करूंगी, इसमें 14U ऐड कर दूंगी तो कितना आ जाएगा, 46U, यानी कि इथेनॉल का मास। इथेनॉल से प्रोपेनॉल का चाहिए तो मैं क्या करूंगी, इसमें ऐड कर दूंगी 14U तो आ जाएगा किसका, प्रोपेनॉल का मास। प्रोपेनॉल के मास में 14U ऐड कर दूंगी तो आ जाएगा ब्यूटेनॉल का मास, और ब्यूटेनॉल के मास में 14U ऐड कर दो तो आ जाएगा पेंटेनॉल का मास। आई बात समझ में। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आ जाते हैं बेटा।
कहाँ गई नेक्स्ट प्रॉपर्टी? ये वाली हो गई। ऑल द मेंबर्स ऑफ अ गिवन होमोलोगस सीरीज हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप, ये तो पता ही है, तभी तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो रही हैं, जैसी हो रही हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ऑल द मेंबर्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। भाई एक होमोलोगस सीरीज में जितने भी मेंबर्स हैं सबके पास सेम फंक्शनल ग्रुप है, तो सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी एक जैसी होंगी, क्या बड़ी बात है, ठीक है। नेक्स्ट, द मेंबर्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज शो अ ग्रेडेशन यानी कि ग्रेजुअल चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज एज द मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस। हमें ये तो समझ में आ गया कि एक होमोलोगस सीरीज में जितने भी मेंबर्स आ रहे हैं उन सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी। लेकिन जब अपन बात करते हैं बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज की, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको एक ग्रेडेशन देखने को मिलता है, एक ग्रेजुअल चेंज देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि एक होमोलोगस सीरीज जो होती है, ठीक है, एक होमोलोगस सीरीज जो होती है उसमें जो क्या बोलते हैं कंपाउंड्स जो होते हैं वो अरेंज होते हैं उनके इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास के सीक्वेंस में, है ना। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, हमारे पास यहाँ पर एक अल्केन की होमोलोगस सीरीज है, ठीक है, इसमें जितने भी अल्केन्स हैं उनके इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास के सीक्वेंस में अरेंज्ड हैं। तो जब आप होमोलोगस सीरीज में जब आप होमोलोगस सीरीज में बड़ा ऊपर से नीचे की तरफ आओगे ना, जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज में ग्रेजुअल चेंज या ग्रेडेशन देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की, हम बात करते हैं किसकी, बॉइलिंग पॉइंट की। जब आप अल्केन्स की होमोलोगस सीरीज में बेटा ऊपर से नीचे आओगे ना तो यहाँ पर आपको इनका बॉइलिंग पॉइंट ग्रेजुअली बढ़ता हुआ मिलेगा। यानी कि मीथेन का सबसे कम होगा बॉइलिंग पॉइंट, फिर उससे ज़्यादा होगा इथेन का, फिर उससे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा प्रोपेन का, उससे ज़्यादा होगा ब्यूटेन का, उससे ज़्यादा होगा पेंटेन का, तो बढ़ता जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। आप बोलोगे कि मैम ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा डाउन द होमोलोगस सीरीज, यानी कि अगर हम होमोलोगस सीरीज में नीचे की तरफ आएंगे तो क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। यहां पर देखो मीथेन में टोटल 5 एटम्स हैं, 1 कार्बन का 4 हाइड्रोजन के। इथेन में बढ़ गए, प्रोपेन में और बढ़ गए, ब्यूटेन में और बढ़ गए, पेंटेन में जो है C5H12 हो जाएगा। मतलब नंबर ऑफ एटम्स जो है बेटा सीरीज में नीचे जाने में क्या होगा, नंबर ऑफ एटम्स बढ़ते जाएंगे। और अगर नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स में बढ़ रहे हैं इसका मतलब क्या, मास बढ़ेगा। और अगर मास बढ़ेगा तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी क्या होगा, ग्रेडेशन देखने को मिलेगा। बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट क्या होंगे बेटा, बढ़ते जाएंगे डाउन द सीरीज जाने में। आई बात समझ में? तो होमोलोगस सीरीज का बेटा पूरा कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया? कि सेम फंक्शनल ग्रुप जिन कंपाउंड्स के पास होते हैं उन सभी को हम एक सीरीज में अरेंज कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास, मतलब उनके इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास के सीक्वेंस में अरेंज कर देते हैं। और वो सीरीज फिर क्या कहलाती है, उस पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप की होमोलोगस सीरीज कहलाती है। प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी कि इस एक होमोलोगस सीरीज में जो भी मेंबर्स आते हैं उनके पास सेम फंक्शनल ग्रुप होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी, अगर फंक्शनल ग्रुप एक है तो उस एक सीरीज में आने वाले सारे मेंबर्स की केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होंगी। सक्सेसिव जो 2 मेंबर्स होते हैं एक होमोलोगस सीरीज के, दे डिफर बाय द यूनिट CH2। तो सवाल कैसे बनते हैं कि किसी भी होमोलोगस सीरीज का आपको रैंडमली कोई भी मेंबर दे दिया जाएगा, उसके एक पहले का मेंबर आपको बताना पड़ेगा या 2 बाद के मेंबर बताने पड़ेंगे। तो अगर पहले का मेंबर बताना है तो आप क्या करोगे, फॉर्मूले में, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में CH2 माइनस कर दोगे तो आपके पास पहले वाला मेंबर आ जाएगा। और अगर बाद के मेंबर बताने तो क्या करोगे, उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में एक CH2 या जितना भी पूछा है वो ऐड कर देना, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी 2, सक्सेसिव मेंबर्स के मॉलिक्यूलर मासेस के बीच में डिफरेंस होता है 14U का। फिर उसके बाद में जब अपन डाउन द सीरीज जाते हैं तो क्या होता है, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है उनमें आपको एक ग्रेडेशन या ग्रेजुअल चेंज देखने को मिलता है, ठीक है। अब NCERT क्या बोलती है, आ जाओ अपन देख लेते हैं। You have seen that the carbon atoms are linked together to form chains of varying lengths. These chains can be branched also. In addition, hydrogen atom or other atoms on these carbon chains can be replaced by any one of the functional groups that we saw above. The presence of a functional group such as alcohol decides the properties of the carbon compound, regardless the length of the carbon chain. For example, the chemical properties of methanol, ethanol, propanol and butanol are all similar. Hence, a series of compounds in which the same functional group substitutes for hydrogen in the carbon chain is called homologous series.
ये सब दिया हुआ है. What is the difference between the next pair, propane and the butane? Can you find out the difference in molecular mass between the pairs? Similarly, take the homologous series for alkenes. The first member of the series is ethene, which have already come across in section. ठीक है. What is the formula for ethene? The succeeding members of the formula C3H6, C4, H8, C5, H10. Do these differ by a unit CH2? Do you see any relation between the number of the carbon and H atoms in the compounds? The general formula of alkenes can be written as CnH2n, where N2, 3, 4. Can you similarly generate the general formula for alkenes and alkynes? तो आपको पता ही है. As the molecular mass increases in the homologous series, the gradation in the physical properties is seen. सवाल आ सकता है कि होमोलोगस सीरीज में जब अपन नीचे जाते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में ग्रेडेशन देखने को क्यों मिलता है? तो आप क्या लिखोगे? क्योंकि डाउन द सीरीज जाने से क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है. ठीक है. This is because the melting and the boiling points increase with increasing molecular masses. Other physical properties such as solubility in a particular solvent also shows a similar gradation. But the chemical properties वो तो decide करेगा कौन functional group, तो वो तो homologous series में सबकी same रहेंगी. That's it. बेटा आज के इस लेक्चर के लिए इतना ही. आज अपन ने होमोलोगस सीरीज का जो कॉन्सेप्ट है वो फिनिश कर लिया है. अब हम मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में प्रोबेबली हम स्टार्ट करेंगे नॉमेनक्लेचर को. तो मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में. तब तक के लिए कीप लर्निंग विद Adda 24/7 फाउंडेशन चैनल. बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे.